Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले इंटरनेशनल की कौन कौन सी थ्योरीज होती है, मतलब जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं यानी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उनकी कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, हमने इतनी सारी क्लासेस ली हैं। तो देखो हमने इंटरनेशनल ट्रेड में पहला मोड पढ़ा था जिसमें ट्रेड रिलेटेड मोड, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, अपना इन्वेस्टमेंट मोड पढ़ा। फिर अप्रोचेज में ईपीआरजी अप्रोच पढ़ा था, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। आज हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं और थ्योरीज के अंदर हमें टोटल 9 थ्योरीज पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 9 थ्योरीज। तो जाके आपका इंटरनेशनल वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर कभी आप थ्योरी पढ़ाते हो, कभी आप अप्रोच पढ़ाते हो, कभी मोड। तो भाई ये तीनों अपने अपने लेवल पर अलग अलग चीजें। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज थ्योरीज। सर एक बात बताओ, थ्योरीज का मतलब क्या होता है? देखो थ्योरीज का मतलब ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बड़ा सिंपल सा मतलब होता है। वो ये कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो करते टाइम हमारी क्या सोच होती है, हमारी क्या रणनीति होती है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको लेकर अलग अलग राइटर ने अपने अपने अलग अलग व्यूज दिए और उन्हीं को हम बोल देते हैं इंटरनेशनल थ्योरीज। ठीक है, चलो देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो आज से काफी साल पहले अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल ट्रेड जब होता था, मैं आज की बात नहीं कर रहा, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता था कि एक कंट्री को उससे फायदा होता था, एक कंट्री को नुकसान होता था। एक बात बताओ, चलो वो भी छोड़ो, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें एक साइड का तो फायदा नहीं होगा, दोनों ही साइड का फायदा होगा, मुझे भी और आपको भी। देखो अगर मैं आपको सच बताऊं ना, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर ज्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो चैनल कोई मोनेटाइज नहीं हो रखा जो कहीं से पैसा वगैरह मिलेगा। आपको क्या मिल रहा है? आपको फ्री फंड में सारी चीज अवेलेबल हो रही है। इवन आपको हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, करंट अफेयर के लिए इंस्पायर्ड क्लास पे हर चीज डाल रहे हैं, यानी हम आपको अपनी साइड से हर चीज फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपकी साइड से क्या मिल रहा है? आपका प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपसे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, हमारी रीच बढ़ रही है, ये मुझे मिल रहा है। जब तक हम दोनों को एक दूसरे से कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे। सोच के देखो ना, आप मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हो? बिकॉज आपको इससे बेनिफिट पहुंच रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? तो हम दोनों में ट्रेड कब हो पा रहा है? जब हम एक दूसरे के साथ क्या कर पा रहे हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर पा रहे हैं। इसी तरह से जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाती है तो इसमें दो कंट्रियों के आपस में म्यूचुअल बेनिफिट होता है। एक कंट्री को कोई फायदा पहुंचता है, दूसरी कंट्री को दूसरा फायदा पहुंचता है, और इसी इन म्यूचुअल बेनिफिट के चलते क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, जिनको क्या बोलते हैं हम अपने पास? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है। कंट्री 2 ने बोला कि मुझे ना आईफोन चाहिए, तो देखो कंट्री 1 के पास क्या आ गया? आईफोन आ गया, और कंट्री 2 के पास बदले में क्या आ गया? फॉरेक्स आ गया, यानी डॉलर्स आ गए। तो दोनों कंट्री को अपने अपने लेवल पे फायदा हो रहा है, इसी वजह से इनके बीच में क्या हो पाया? इंटरनेशनल ट्रेड हो पाया। तो देखो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बोलो क्लियर हो? तो वह लिखा इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो दो कंट्री के बीच में बेनिफिट होना जरूरी है। हर कंट्री को, चाहे वो एक्सपोर्टिंग कंट्री हो चाहे वो इंपोर्टिंग कंट्री हो, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट पहुंचा तभी वो आपस में व्यापार करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें दो टाइप की थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरीज है, आज से काफी साल पहले हमारे यहाँ पर जो सोना होता था, गोल्ड, उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। देखो गोल्ड को प्रायोरिटी तो आज भी दी जाती है। अगर आप अपने मम्मी पापा को बोलो ना कि मम्मी आप ना म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो, तो दोस्तों आपके दो लग जाएंगे। दो लग जाएंगे मतलब है वो कहेंगे ऐसे साइड हो, तुझे कुछ नहीं पता, मैं बताती हूँ। हम लगाएंगे गोल्ड्स में पैसा, सोने में लगाएंगे, बहुत ज्यादा सेफ होता है। हाँ रेट अप डाउन होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, और अगर फ्लक्चुएशन होगी तो कोई बात नहीं, शादी ब्याह में वो चीजें काम आ जाएंगी। तो पहले क्या होता था, हर कंट्री गोल्ड जितना ज्यादा इकट्ठा करेगी वो कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप मानी जाती है। देखो आज की फिलॉसफी क्या चल रही है, जिसके पास फॉरेक्स ज्यादा होंगे, लेकिन आज से काफी साल पहले फॉरेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट था गोल्ड का, क्योंकि तब बार्टर सिस्टम चलता था, तब तो करेंसी होती नहीं थी। जो फॉरेक्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट आए तब होता था हमारे पास गोल्ड। तो जितना ज्यादा ट्रेड होता था उस कंट्री के पास उतना ज्यादा गोल्ड आता था, यानी गोल्ड को पहली प्रायोरिटी दी जाती थी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर कंट्री इनिशियल लेवल पे चाहती थी उसके पास गोल्ड का रिजर्व सबसे ज्यादा, और वो तभी होता था जब वो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। लेकिन कई सारी थ्योरीज ऐसी डेवलप हुई जिसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करके ये बोला कि गोल्ड का ही होना जरूरी नहीं, गोल्ड के अलावा भी कई सारे प्रोस्पेक्टिव हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके चलते आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, जिसके लिए अलग अलग प्रोफेसर ने टोटल ये देखो 9 थ्योरीज बनाई है। आप देख पा रहे हो कि 9 थ्योरीज में सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, दूसरी आती है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, तीसरी आती है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, चौथी आती है थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, पांचवी आती है न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, छठी आती है आपकी कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, सेवंथ आती है न्यू ट्रेड थ्योरी,
एट्थ आती है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, और नाइन्थ आती है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैं आपको सारी सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा। अभी ना मैंने ये सिर्फ समरी बनाई हुई, ठीक है। पहली तीन वाले को ट्रेडिशनल बोलते हैं, बाकी सब आपकी मॉडर्न अप्रोच के अंदर आती है। और इनके जो राइटर है जिन्होंने ये थ्योरी दी है उनके नाम मैंने रेड कलर से यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद पता है क्या है? हमारा मकसद है कि हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस राइटर ने क्या चीज बोली और वो क्या बताना चाह रहा था कि एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको सबसे देखो सारी चीजें मैं आपको सीक्वेंस के अंदर कराऊंगा। सबसे पहले कराऊंगा थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। अच्छा, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म क्या बोलती है? ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। देखो आपको मैंने यहाँ लिखवाया है ना, पहली तीन थ्योरी आपकी थ्योरी जो है वो पुरानी अप्रोच पर चलती है, ठीक है। ये थ्योरी ये बोलती है कि एक देश में जब भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो उससे सिर्फ एक को फायदा पहुंचेगा, दूसरे को नुकसान ही पहुंचेगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो अपना माल भेज रही है, उसको फायदा होगा और इंपोर्टिंग कंट्री को नुकसान होगा। ये थ्योरी ये बोलती है। यानी कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उससे सिर्फ मुझे फायदा होगा और आपको नुकसान होगा। कुछ इस तरह की यहाँ पर ये चीजें बोली। पहले ऐसे ही होता था। पहले फिलोसफी पता है क्या चलती थी? जैसे आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको बदले में गोल्ड मिलेगा। तो जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टिंग कंट्री, उसको तो गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसको गोल्ड, उसका गोल्ड रिजर्व कम हो जाएगा। तो वही बोलता था जीरो सम ऑफ गेम। जीरो सम ऑफ गेम का मतलब है एक को फायदा एक को नुकसान। तो नेट अमाउंट क्या हो जाता था? जीरो। मान लो मुझे 10 का फायदा हुआ तो सामने वाले को 10 का नुकसान हो गया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या गया? जीरो। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? जीरो सम ऑफ गेम। अच्छा, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, याद रखना। इसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। इसमें तीन पॉइंट है। सबसे पहला जीरो सम गेम, क्लियर हुआ। दूसरा है पॉजिटिव सम गेम। अभी पॉजिटिव सम गेम का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंट्री को पॉजिटिव साइन भी मिल जाता है और दूसरी को नेगेटिव भी मिल जाता है। तो बेसिकली मुझे आपको ये पढ़ाना था जीरो सम ऑफ गेम, ठीक है। तो आपको ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी समझ आई। इसके बारे में मैंने देखो यहाँ नोट्स में दे रखा है डिटेल के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये देखो टॉपिक का नाम क्या है? थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पहला क्या है? मर्केंटिलिज्म। इसमें क्या बोला जाता है कि आप मर्केंटिलिज्म थ्योरी के अंदर कलेक्ट करो प्रीशियस मेटल, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रीशियस मेटल आपके पास होगी आपकी कंट्री उतनी ही ज्यादा रिच मानेगी। इसीलिए पहले गोल्ड रिजर्व को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। मैक्सिमम एक्सपोर्ट एंड मिनिमम इंपोर्ट। पहले की फिलोसफी क्या चलती थी? इंपोर्ट कम से कम करो, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो। लेकिन आज की फिलोसफी क्या चलती है? अगर आपको इंपोर्ट करना है तो कर लो, लेकिन बस चाहते हैं कि उससे बनाने वाला आइटम का आप एक्सपोर्ट करो। आज की फिलोसफी अलग है, लेकिन पहले की फिलोसफी क्या बोलती थी? सिर्फ एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट बिल्कुल भी मत करो। तीसरा, ट्रेड इज अ सम जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या है? एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को उतने का ही नुकसान हो, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आ गया? जीरो आ गया। दिस थ्योरी हैव मेनी शॉर्ट आउटकम्स। इनके बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थे, मतलब बहुत सारी इसमें दिक्कतें थी, जिसके चलते हमें और सारी थ्योरीज को बनाना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ और सारी थ्योरी में अगली थ्योरी कौन सी आती है। सेकंड आती है थ्योरी ऑफ ऑब्सोल्यूट एडवांटेज। सेकंड कौन सी आती है? थ्योरी ऑफ ऑब्सोल्यूट एडवांटेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वाली थ्योरी तो बहुत बेसिक सी थ्योरी थी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑब्सोल्यूट एडवांटेज। आपको इसमें क्या याद करना है? ये थ्योरी प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी थी। सर ये वही एडम स्मिथ है जो आपने हमें चैप्टर 1 के अंदर पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दी थी यूएसए के अंदर, वो एडम स्मिथ ने दी थी। दोस्तों बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही एडम स्मिथ है। इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड पर भी कई सारे अपनी बुक्स लिखी हैं, कई सारी इन्होंने चीजें बताई हुई हैं। तो इनकी बुक थी जिसका नाम था द रियल वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लॉन्च की थी। इन्होंने इस बुक के अंदर ये बताया कि किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को किया जा सकता है अगर आपके पास कोई एक चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो। सर क्या मतलब एब्सोल्यूट एडवांटेज है? चलो मैं आपको एक बात बताऊं। यहाँ इस एग्जांपल को देखना ध्यान से। ये इंडिया वीट कितना उगा पाता है? 100 टन। यूएसए कितना उगाता है? 1500 टन। मुझे तो वीट के मामले में कौन ज्यादा आ गया? सर ऑब्वियस सी बात है यूएसए आगे जाए, ठीक है। राइस की बात करते हैं। राइस में इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है? 1200 टन का, जबकि यूएस में कितना होता है? 500 टन का। तो ऑब्सोल्यूट एडवांटेज राइस में किसकी है? इंडिया की है। अच्छा अब इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से सोचना, मतलब एक कंट्री को पकड़ो, इंडिया को पकड़ो। अब एक बात हो, इंडिया वीट और राइस दोनों बनाती है ना, लेकिन ऐसे केस में इंडिया को किस चीज का इंपोर्ट करना चाहिए और किस चीज का एक्सपोर्ट करना चाहिए? आप खुद बताओ। सर देखो ये देखते हैं ऑब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किसमें है इंडिया को और ऑब्सोल्यूट एडवांटेज किसमें है। इसका मतलब सर एक चीज मुझे ये समझ आ रही है कि जिस चीज का आपको ऑब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, क्या होगा? ऑब्सोल्यूट एडवांटेज, उसका आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि उसको बनाने में आपको अच्छी एक्सपर्टाइज है। और जिसमें आपको ऑब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगा उस चीज को आप क्या करोगे? इंपोर्ट, क्योंकि वो आप नहीं बना सकते, तो एक काम करो बाहर से खरीद लो। अब इंडिया में देखो वीट जो है कम बनाया जाता है, यूएस में ज्यादा बनाया जाता है। तो आप एक काम करो, आप वीट का प्रोडक्शन मत करो, आप सारा माल यूएसए से मंगा लो। यानी जिस चीज में आपको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है उसका क्या करो? आप इंपोर्ट करो। दूसरे केस में यहाँ 1200 और 500 है। यहाँ पर एक बात बताओ, इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यूएस को है?
इंडिया को है। तो ऐसे में इंडिया इस 1200 यानी राइस का क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि इंडिया वालों के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज किस चीज का है, राइस का, वो उसका क्या कर दे, एक्सपोर्ट कर दे। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें इसमें एक बेसिक एजम्पशन आ रही है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो बेसिक एजम्पशन ये बोलती है कि आपका किसी एक चीज में, किसी एक कम्युनिटी के अंदर आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज होनी चाहिए। बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, यानी इंडिया के किसी एक कम्युनिटी के अंदर उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा और एक के अंदर दूसरी कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, तभी दोनों कंट्री आपस में क्या कर पाएंगी, व्यापार कर पाएंगी। आप देखो यूएस का एब्सोल्यूट एडवांटेज किस चीज में, वीट में, और इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में, राइस में। जब दोनों का एक एक कम्युनिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज था तो ही आपस में क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। ऐसा किसका कहना था, प्रोफेसर एडम स्मिथ का था। और इस थ्योरी को उन्होंने, इस इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरी को उन्होंने नाम क्या दिया, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। नाम से समझ आ रहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी किसी एक कम्युनिटी के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, और दूसरी कंट्री की दूसरी कम्युनिटी में होनी चाहिए। यानी अगर चाइना कोई माल सस्ता बनाता है तो वो चीज इंपोर्ट करो, और कोई चीज हम सस्ती बनाते हैं तो वो आप एक्सपोर्ट कर दो। बात आई समझे। तो ऐसे में हमारा जो व्यापार है वो चलता रहेगा। देखो इसमें बेसिक असम्पशन भी लिखे हुए कि हर कंट्री के पास एक एब्सोल्यूट एडवांटेज होनी चाहिए ही चाहिए। चलो आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी समझ आई। अच्छा इसमें क्या याद करना आपको, तीन चीजें। पहला, ये किसने दिया, एडम स्मिथ ने। कब दिया, 1776 में। दूसरा, इसके अंदर बोला क्या जाता है, जिस चीज का आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसका एक्सपोर्ट करो, और जिसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है उसका इंपोर्ट करो। क्लियर हो। तीसरा, इसकी एजम्पशन क्या है, किसी एक कंट्री के पास एक एब्सोल्यूट एडवांटेज होना जरूरी है। जैसे इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज में एक क्या था, राइस, और यूएस के पास क्या था, वीट। तभी आपस में ट्रेड कर पाएंगे। अब क्या हुआ, एक हमारे प्रोफेसर है जिनका नाम था डेविड रिकार्डो। क्या नाम था, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने कहा कि एडम स्मिथ तुमने जो थ्योरी बनाई ना है बड़ी मजेदार, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हमेशा जरूरी होगा कि किसी एक कंट्री के पास एक एब्सोल्यूट एडवांटेज हो और दूसरी कंट्री के पास दूसरा हो सकता है किसी एक कंट्री के पास दो दो एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, और हो सकता है किसी कंट्री के पास एक भी एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, तो क्या वो व्यापार नहीं कर सकता। वहां पर एडम स्मिथ की जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो पूरी तरह से फेल हो गई। अरे आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला, मैं एक सिंपल सी ये बात बोली कि जो एडम स्मिथ ने थ्योरी बनाई थी उसके अंदर बेसिक असम्पशन क्या थी, एक कम्युनिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते हो। तो डेविड रिकार्डो ने बोला ऐसा नहीं होता भाई। ऐसे में हम बताएंगे कि अगर किसी कंट्री के पास कोई भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, स्टिल वो व्यापार कर सकती है इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे कर सकती है आपको बताते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल को समझना पहले तो, ठीक है। इस एग्जांपल को समझने के लिए यहाँ पर ये लो मैं रफ शीट भी लगा देता हूँ जिससे आपको मैं ये चीज समझा पाऊँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वीट इंडिया वाले बनाते हैं 100 टन, चाइना वाले बनाते हैं 50 टन। बताओ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है। सर एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर हम देखें तो इंडिया के पास है। और अगर हम राइस में देखें तो राइस में 150 टन कौन बनाता है, इंडिया बनाता है, और चाइना कितना बनाता है, 120 टन। अब बताओ राइस में भी किसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, इंडिया का है। मतलब आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, एडम स्मिथ की थ्योरी यहाँ फेल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है, इंडिया के पास, और यहां पर दोनों में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किसके पास है, चाइना के पास। तो एडम स्मिथ की थ्योरी के हिसाब से तो हम व्यापार कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रोफेसर डेविड रिकार्डो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं अभी भी आप व्यापार कर सकते हो, यानी इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये बोला गया कि चाइना वाले, तो मुझे एक बात बताओ, चाइना को बोला, क्योंकि चाइना का डिसएडवांटेज है ना, चाइना को ये बोला तुम्हारा डिसएडवांटेज वीट में कितना है, वो कह रहे हैं 50 केजी का, 50 टन का, और तुम्हारा राइस में कितना डिसएडवांटेज है, -30 टन का। तो उसने कहा आप ये देखो आपका सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज किस में हो रहा है, 50 टन में हो रहा है ना, जिसमें सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है, यानी वो काम आप करोगे तो आपका लॉस में जाएगा, तो आप इसको क्या करो, इंपोर्ट करो, इसको भारत से क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, और जिसमें आपका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज थोड़ा कम है उसका आप एक्सपोर्ट करो, उसका आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो। ये सारा आप एक्सपोर्ट कर दो और सारा माल ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो अभी भी। किसने बोला, डेविड रिकार्डो ने बोला। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर डेविड रिकार्डो की एजम्पशन क्या थी, जस्ट उल्टी थी एडम स्मिथ से। यहाँ डेविड रिकार्डो बोलते थे कि अगर आपके पास एक भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, स्टिल आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जिसमें आपका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज्यादा हो वो काम आप मत करो, क्योंकि उसमें आपको नुकसान ज्यादा होगा, आप उसका क्या करो, इंपोर्ट करो, और जिसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम है उस चीज को ज्यादा बनाओ और उसका क्या करो, एक्सपोर्ट करो। ये कौन बोलता है, डेविड रिकार्डो बोलते हैं। पढ़ते हैं, देखो ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसने दी, डेविड रिकार्डो ने दी। इन्होंने अपनी इस थ्योरी के अंदर ये बताया कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इनकी बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। कब लॉन्च की थी, 1870 में की थी।
इन्होंने ये बोला था कि अगर किसी स्टेट के पास या किसी कंट्री के पास कोई भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं, नॉट एनी एब्सोल्यूट एडवांटेज, अगर किसी भी कम्युनिटी में उसका कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं, देयर इज अ स्टिल स्कोप, लेकिन इसके बावजूद भी अभी स्कोप है कि वो इंटरनेशनल बेनिफिट ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया के पास दोनों केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दोनों कम्युनिटी में, चाहे वो राइस हो चाहे वीट हो। और चाइना के पास अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो 50 का डिसएडवांटेज वीट में और 30 का डिसएडवांटेज राइस में। तो जिसका डिसएडवांटेज ज्यादा है उसका क्या करो, इंपोर्ट करो। तो चाइना इंपोर्ट किस चीज का करेगा? वीट का, क्योंकि वीट में ज्यादा डिसएडवांटेज है। और एक्सपोर्ट किसका करेगा? राइस का करेगा। ये बात किसने बोली? डेविड रिकार्डो। दोस्तों आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। ये देखो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने दी थी। बोलो आपको ये तीन चीजें समझ आई। पहला मैंने आपको थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म कराया, दूसरा मैंने आपको थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बताया था ना, एडम स्मिथ ने किया था अपनी बुक 1776 के अंदर। थर्ड आपको होता है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट किसने बनाया था? डेविड रिकार्डो ने। कब? 1817 में। आई होप आप पहली तीन चीजें समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर? थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट। अब ये थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट क्या होती है वो सुनो। थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट किसने दी थी? सबसे पहले नाम याद करो, हिक्सर एंड ओलिन। ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर दी थी। क्या नाम है? हिक्सर एंड ओलिन। अभी हिक्सर और ओलिन ने क्या बोला? हिक्सर और ओलिन ने ये बोला कि देखो ऐसा है, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो। पहले कोई भी कंट्री, आप ये बताओ आपके यहाँ पर जो काम करवाया जाता है वो या तो लेबरों से कराया जाता होगा या मशीन यानी कैपिटल से कराया जाता होगा। अरे आपने वो नहीं सुना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस? तो उसमें हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर टेक्निक को चूज किया जाता था ना, जिसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती थी और लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर चाइना के यहाँ पर जो लेबर है वो बहुत सस्ती है और बहुत ज्यादा स्किल्ड है, तो चाइना का सबसे ज्यादा फोकस किस पे है? कैपिटल पे या लेबर पे? सर ऑब्वियस ही बात है, लेबर पे है, लेबर पे है। तो चाइना को लेबर का एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए? आप बताओ इसमें क्या लिखा वो छोड़ो। आपसे अगर मैं पूछूं चाइना के अंदर की लेबर की बहुत सस्ती है और बहुत स्किल्ड लेबर है, तो ऐसे में चाइना को मशीनों का एक्सपोर्ट करना चाहिए या अपने लेबरों का एक्सपोर्ट करना चाहिए? सर ऑब्वियस सी बात है, जिसमें वो निपुण है यानी लेबरों का है उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब मैं दूसरी तरफ यूएस की बात करता हूँ। यूएस के लोग उतने ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बट उनके यहाँ पर टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी है, बट उनके यहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी कैपिटल बहुत अच्छा है। तो ऐसे में अमेरिका क्या करेगी? अमेरिका कैपिटल यानी टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करेगी और लेबरों का इंपोर्ट करेगी। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, ये थ्योरी यही बोलती है। थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट हेक्सर एंड ओलिन ने दी। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगता है। और इसके बाद हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास दो ही टाइप की टेक्निक होती है, या तो एलआईटी होती है लेबर इंटेंसिव, या फिर क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव। तो आपकी कंट्री में जिस चीज में आप ज्यादा महारत हासिल करके बैठे हो, अगर आपके यहाँ का लेबर अच्छा है तो आप लेबर का एक्सपोर्ट करो, और अगर आपके यहाँ की मशीनें अच्छी हैं तो मशीनों का एक्सपोर्ट करो। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो वही ये चीज बोली। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये चाइना है, चाइना का लेबर जो है उतना अच्छा नहीं है, बट चाइना की कैपिटल अच्छी है। तो चाइना किस चीज का एक्सपोर्ट करेगा? कैपिटल का। इस वाले एग्जांपल में, पिछला वाला एग्जांपल उल्टा था ये जस्ट। तो चाइना एक्सपोर्ट किसका करेगा? कैपिटल का। अच्छा इंडिया के अंदर कैपिटल कम है, लेबर बहुत ज्यादा है, तो इंडिया किस चीज का एक्सपोर्ट करेगा? लेबर का करेगा। आप मेरी बात को समझो, जो चीज आपके पास अबंडेंट मात्रा में, अच्छा अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, जो भी चीज आपके पास अबंडेंट मात्रा में है आप उसका क्या करो? एक्सपोर्ट करो। तो वही लिखा हुआ है। देखो इंडिया के पास लेबर ज्यादा है ना, तो वही लिखा हुआ है इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए अपने लेबर का, क्योंकि इंडिया में लेबर अबंडेंट मात्रा में है। और यही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसके बाद टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा है। ये चीज क्लियर हुई है दोस्तों। जब ये हिक्सर एंड ओलिन ने ये थ्योरी बनाई तो बड़ी पॉपुलर हुई, मार्केट में ये पॉपुलरिटी छा गई। अब पता है जितने भी राइटर होते हैं, ये राइटर नहीं कहना चाहिए, जितने इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एक दूसरे की थ्योरी में क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी उनकी थ्योरी को फेल करवाने की कोशिश करते हैं। तो वो रिसर्च करते हैं बाकायदा। तो एक क्या हुआ, एक रिसर्च कंडक्ट कराएगी कहां पर? यूएस के अंदर। हमने यूएस के अंदर देखा कि यूएस के अंदर क्या है ना, कि जो लेबर है वो लेबर कम है, लेकिन यूएस के अंदर मशीनें ज्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं ये वाली थ्योरी लगाऊं तो उस हिसाब से यूएस को मशीन का एक्सपोर्ट करना चाहिए और लेबर का इंपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वहां उल्टा हो रहा था। यूएस के अंदर क्या हो रहा था? जस्ट इसका अपोजिट हो रहा था। हमने देखा कि यूएस के अंदर तो मशीनों का और इंपोर्ट हो रहा है और जो लेबर है उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
यहाँ उल्टा ही चल रहा है। इसीलिए ये थ्योरी अमेरिका के अंदर फेल होगी और इसी को हमने नाम दिया एक्सेप्शन, जिसे पैराडॉक्स ऑफ लियोन्टिफ पैराडॉक्स भी बोला जाता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लियोन्टिफ पैराडॉक्स, यानी अगर आपके एग्जाम में आ जाए लियोन्टिफ पैराडॉक्स किसकी एक्सेप्शन है तो आप याद रखना क्या बोलोगे, थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट की एक्सेप्शन है। यानी देखो थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट बोलता है कि लेबर और कैपिटल जो भी मात्रा आपके पास ज्यादा है, जो अबंडेंट मात्रा में उसको एक्सपोर्ट करो और जो कम मात्रा में उसका इंपोर्ट करो। लेकिन अमेरिका के अंदर उल्टा देखा गया, अमेरिका के अंदर लेबर कम थे बट अमेरिका लेबर की एक्सपोर्ट करता था, और अमेरिका के अंदर जो मशीनें हैं वो ज्यादा थी उसका इंपोर्ट कर रहा था, वो और ज्यादा मशीन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था अपने यहाँ पर। तो ये थ्योरी वहां पर फेल होगी, और जो ये फेल होगी यानी वो उसके एक्सेप्शन बन गई, और उसको क्या नाम दिया, लियोन्टिफ पैराडॉक्स। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा, इसको लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्यों बोला गया, क्योंकि वेस्ले लियोन्टिफ थे जिन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट कराई थी यूएस के अंदर, और उन्होंने वहां पता लगाया कि यूएस के अंदर लेबर का इंपोर्ट करना चाहिए और कैपिटल एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये तो इन जनरल रूल है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, वहां ये पाएगा कि यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा था लेबर का और वो इंपोर्ट कर रहा था मशीनों का, इसलिए इसको एक्सेप्शन ऑफ पैराडॉक्स बोला जाता है, यानी लियोन्टिफ पैराडॉक्स इसको बोला जाता है। बोलो ये बात आप लोगों को समझ आई, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका लियोन्टिफ पैराडॉक्स। अब आपके पास ये तीन थ्योरी हमारे 1 2 3 ये तीनों कंप्लीट होगी, और अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट की ओर, ठीक है। फैक्टर एंडोवमेंट क्या बोलता है, एक मिनट, फैक्टर एंडोवमेंट तो मैंने आपको करा दिया, फैक्टर एंडोवमेंट हो गया, लियोन्टिफ पैराडॉक्स भी हो गया, ठीक है। अब पांचवा पढ़ते हैं न्यू फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी। क्या पढ़ते हैं, न्यू फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी। अब ये क्या बोलती है, ये बोलती है आप जब भी व्यापार करोगे तो पहले अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, दो कंट्री हैं और दो ही कम्युनिटी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दो कंट्री दो कम्युनिटी और तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। अभी तक देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था उसमें लैंड और लेबर, लेबर और कैपिटल था ना, यानी पहली वाली थ्योरी 2 पर चल रही थी, दो कंट्री दो कम्युनिटी और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल। लेकिन इसमें क्या होगा, तीसरा और जुड़ जाएगा, क्वालिटी। कहा गया कि आप सिर्फ लेबर और कैपिटल पे फोकस मत करो, इसके अलावा एक क्वालिटी नाम की चीज होती है, जितना अच्छा क्वालिटी दोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आपकी किसकी तरह, फैक्टर एंडोवमेंट की तरह, बस फर्क क्या है, 2 की जगह 2 कर दिया है। 3 मतलब फैक्टर प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटल के अलावा एक और क्या चीज जोड़ दी, क्वालिटी को जोड़ दिया है। और क्वालिटी के अंदर क्या बोला है कि जो हमारे लेबर वगैरह वो स्किल्ड होने चाहिए, जिससे उनकी क्वालिटी निकल के आए और जो वो प्रोडक्ट बने वो क्वालिटी प्रोडक्ट बने, ताकि मार्केट में एक्सपोर्ट ज्यादा हो। बोलो क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि आप जब भी व्यापार को, पहली बात किसने दी थी आपकी, ये दी थी स्टाफन बी लेंडर ने दी थी। इन्होंने ये बोला था कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो आप उन कंट्रीज के साथ करो जिनके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो आपके एनवायरमेंट से मैच खाता हो। एक बात बताओ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूएस के लिए बनाऊंगा तो यूएस का जो कल्चर है, यूएस का जो एनवायरमेंट है वो इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन यही मैं पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करूंगा तो दिक्कत कम होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान की लैंग्वेज, वहां का खान पान लगभग कुछ इंडिया की ही तरह है। मैं नेपाल में करूंगा, भूटान में करूंगा, म्यांमार में करूंगा, यहाँ पर हमारी ही तरह इनका खान पान है। तो ऐसी कंट्रीज के साथ, जैसी कंट्री आपकी है, अगर आप ऐसी आजू बाजू कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हो तो आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि इंटरनेशनल ट्रेड में दो कंट्रीज को इस तरीके से काम करना चाहिए कि जिनका डिमांड पैटर्न आपके डिमांड पैटर्न के साथ मैच खाता हो। जैसे जानते हो ना, रिच की रिच के साथ पड़ती है, पुअर की पुअर के साथ पड़ती है, ठीक उसी तरह कंट्री भी सिमिलरिटी थ्योरी होगी तो ही वो व्यापार कर पाएगी। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि अगर आपकी कंट्री और दूसरी कंट्री का कल्चर अलग अलग है तो आप व्यापार नहीं कर सकते, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, और आप उसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो जहां पर आपके ही जैसे दोनों लोग पाए जाए। दैट इज कॉल्ड कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। किसने दी? स्टाफिन बी लेंडर ने दी। इसके बाद आता है न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी किसने दी? पॉल कोग्रमान ने। पॉल कोग्रमान का मतलब क्या कहना था, सन 1980 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंट्रा इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन ऑफ गेन फ्रॉम ट्रेड। इस बुक के अंदर इन्होंने इस थ्योरी को बताया। इन्होंने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे साफ साफ हिंदी में भी लिखा हुआ है, जब बल्क में एक्सपोर्ट हो रहा हो तो अब क्या होता है, एक बात बताओ, जैसे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो हर जगह बहुत ज्यादा फेमस है। यूएस ने बोला कि हमें ना आपके हाथों से बनाए हुए हाथी की मूर्ति होती है ना, वो चाहिए। उधर से ब्रिटेन वालों ने बोला कि हमें ना एक देवी देवताओं की मूर्ति चाहिए हाथों से बनी हुई। दूसरे बोला हमें आपकी चटाइयां जो मैट वगैरह बिछाते हैं ना, और जो डोर मैट होती है वो चाहिए हाथों से बनी हुई। यानी हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर हैंडीक्राफ्ट ऑर्डर का बहुत ज्यादा है। ध्यान देना, किसी भी चीज का अगर आपके पास ऑर्डर ज्यादा आता है तो बल्क में
प्रोडक्शन होता है। जब भी बल्क में प्रोडक्शन होता है तो इससे आपको क्या पहुंचता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा पहुंचता है, क्योंकि सेम चीज अगर आप बल्क में खरीदोगे तो वो सस्ती पड़ेगी, और सस्ती पड़ेगी तो वो चीज आपके लिए सस्ती बनेगी, और ऐसे में आपका व्यापार बढ़ेगा। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड न्यू ट्रेड थ्योरी, जो कि पॉल कोग्रमान ने दी थी। और इसमें कहा गया था कि आप जब भी इंडिया के अंदर जैसे डोमेस्टिक ट्रेड करो, इंटरनेशनल ट्रेड करो, दोनों प्रोडक्ट 6000 यूनिट इंडिया में बना रहे हो और इसको बाहर भेज रहे हो, तो आपका डोमेस्टिक ट्रेड 1000 यूनिट का था, बट इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आप माल ज्यादा खरीदोगे तो आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा पहुंचेगा। आठवां है आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ये वर्मन रेमांड ने दी थी, और इन्होंने कहा था कि हर एक प्रोडक्ट का डाउनफॉल जरूर आता है। देखो अगर मैं पार्ले जी की बात करूं, जब भी कोई नया प्रोडक्ट होता है तो वो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा ग्रो करता है, इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि वो नया नया है तो ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा। मार्केट में उस प्रोडक्ट को लोग ज्यादा जानेंगे। जैसे कंट्री डिलाइट है, कंट्री डिलाइट जब नया नया आया था तो लोग जानते नहीं था, थोड़ा बहुत तो इसकी सेल बढ़ रही थी। फिर अचानक से जैसे ही ओलंपिक्स हुए और जैसे ही उसमें गोल्ड मेडल जीता, जिसने गोल्ड मेडल जीता उसको उसने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, सडनली उसकी सेल ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी, ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। तो लोगों को लगा यार हम भी ट्राई करके देखते हैं कि कंट्री डिलाइट से दूध वगैरह कैसा अच्छा आता है नहीं आता है। तो अचानक से सब लोगों ने ट्राई लेने चलते उसकी डिमांड बढ़ा दी, और ये किस पर पहुंचे, मैच्योरिटी। एक टाइम ऐसा आएगा जब कंट्री डिलाइट जैसे एक और कंपनी इंडिया में आके खड़ी हो जाती है, वैसे इसकी डिमांड डिक्लाइन में आने लगती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट होता है वो इसी साइकिल से गुजरता है, जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। मैं रिपीट कर दूं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ये कंसेप्ट किसने दिया, वर्मन रेमांड ने दिया, और कहा कि हर प्रोडक्ट की यही फेज होता है। एक बात बताओ, पार्ले जी है, पार्ले जी इंट्रोडक्शन में आया, ग्रोथ में आया, मैच्योरिटी में आया, डिक्लाइन हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो इस थ्योरी को अपनाए तो पार्ले जी को अपना नया सेटअप दूसरी कंट्री में करना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्री के अंदर उसकी स्टेज यहां से स्टार्ट होगी, दूसरी कंट्री में उसकी स्टेज यहां से स्टार्ट होगी, डिक्लाइन से थोड़ी स्टार्ट होगी। इंडिया में डिक्लाइन हो गया, इंडिया में प्रोडक्शन बंद करके यूएस में जाके खोलो, यूएस में इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो मैच्योरिटी में आप खूब सारा पैसा कमा लो। ये कौन सी थ्योरी है आपकी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल से समझ जाना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन किसने दी, वर्मन रेमांड ने दी। बोलो क्लियर हुआ। इसके बाद थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। याद है ना, कंपैरेटिव नहीं है, कंपैरेटिव कर दोगे तो वो थर्ड वाली चली आएगी। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या बोलता है, ये पहली बात तो माइकल पोर्टर ने दी, और माइकल पोर्टर ने एक बुक लिखी थी, द कॉम्पिटिशन एडवांटेज ऑफ नेशन। इन्होंने इसमें ये बताया कि देखो आपको जब भी कॉम्पिटिशन करना है तो आपको हमेशा एक डायमंड मॉडल चलाना चाहिए। डायमंड मॉडल मतलब 4 चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहला आप ये देखो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें फैक्टर कंडीशन, क्या वो चीजें होम कंट्री में अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो क्या वो उसकी अवेलेबिलिटी होम कंट्री में है। दूसरा, क्या उसकी डिमांड हो रही है नहीं हो रही है। तीसरा, क्या उससे रिलेटेड आपके सपोर्ट सर्विसेज है या नहीं है। क्या फर्म के पास स्ट्रेटेजीज वगैरह है कि राइवलरी फर्म को किस तरह से डाउन करना है। अगर ये चारों चीजें आपकी पॉजिटिव हैं तो ही आप व्यापार करो, अदरवाइज व्यापार मत करो, वरना आप फंस जाओगे, आपका व्यापार नहीं होगा। तो ये 4 चीजें इन्होंने यहां पर बोली, और किसने बोली, माइकल पोर्टर ने बोली। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज समझ आ गई होंगी कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अंदर, ये देखो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अंदर हमारे यहाँ पर ट्रेड थ्योरी ऑफ मर्केलिज्म क्या होता है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डेविड रिकार्डो ने दी, थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट जो कि एली हिस्कोली ने दी थी 1933 के अंदर, जिसमें 2x2 मॉडल चला था। न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी चली थी, फिर कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी चली थी, याद है ना, वो नेपाल से हम व्यापार करें तो अच्छा रहे क्योंकि हमारा पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसके बाद क्या चली थी, द न्यू ट्रेड थ्योरी जो पॉल कोग्रमान ने दी थी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी वो याद है ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, और फिर आपका थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो माइकल पोर्टर ने दिए थे 4 एंगल, डायमंड एंगल जिसे बोलते हैं। तो आई होप गाइस कि अब आपको समझ आएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी थ्योरीज जो है वो चलती हैं। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं आता। और दोस्तों देखो, ये जो चीजें पढ़ रहे हो ना, इसके साथ दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी करने की जरूरत है। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना दोस्तों, डेली हिंदू न्यूज़पेपर को उसको पढ़ना, उसके लिए नोट्स बनाना, फिर आपके लिए पब्लिश करना वीडियोस, एक बहुत ही मेहनत का टास्क होता है। और जब तक आप उस पर व्यूज अच्छे नहीं दोगे तब तक मुझे भी मजा नहीं आएगा आपको वो चीजें करवाने में। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, व्यूज के लिए नहीं बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये जो पढ़ रहे हो ना, जितनी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इसको जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे, यानी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, तब तक कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपसे एग्जाम के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे तो आप बुक से करंट अफेयर कभी नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको न्यूज़ पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। अब क्या है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में आपका 1-1.5 घंटा या 2 घंटे आराम से जाएंगे, तो मैंने उसको प्रिसाइजली
30 मिनट के अंदर या 20 से 30 मिनट की हमारी वीडियो होती है, उसके अंदर मैं इस तरीके से बताता हूँ कि आपको दोबारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, इवन नोट्स भी बना देता हूँ। अब तो खैर मैं ये भी बताने लगा हूँ कि ये वाली जो न्यूज़ है वो आपके कौन से जीएस पेपर नंबर 2, जीएस पेपर नंबर 3 किससे रिलेट खाती है। तो दोस्तों आपको साथ के साथ करंट अफेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और करंट अफेयर के लिए आपको हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप गूगल या कह लो यूट्यूब पे सर्च करना इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। डेली करंट अफेयर की वीडियो होती है। और दोस्तों साथ के साथ अगर आप ये जितने भी नोट्स है ना हमारे हैंड रिटन नोट्स पूरे रमेश सिंह के 21 चैप्टर के, अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, अगर आपको पसंद आ रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। आप टेलीग्राम पे टाइप कर देना इकोनॉमिक्स इजी, आपको मिल जाएगा। इनकेस ना मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जल्दी फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतने हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके के बिना आप बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। जल्दी से कर दो और फिर आप अगली वीडियो के लिए इंतजार करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।